हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और हम सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू स्टोरीज, न्यूज़पेपर्स एंड हिस्ट्री। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का एक लेसन रीड करेंगे ताकि हम अपनी इंग्लिश को, वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकें। तो ये जो आज का लेसन है ये एक्चुअली क्लास 6th का 5th लेसन है और इससे पहले मैं 4 लेसन्स पूरे के पूरे डिटेल में विद ऑल द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड वोकैबुलरी आपको मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियोस तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जैसा मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि बिना रूल्स के, कॉन्सेप्ट्स के, बिना इंग्लिश को सीखे आप इन चीजों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेटर आप इंग्लिश को सीख लो, उसके बाद आप इन चीजों को खुद पढ़ पाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा 1 ईयर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस है जस्ट 799 और ये फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ेगा। तो बेटर कि आप आज ही इसे ज्वाइन करके इंग्लिश सीखना शुरू करें। वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो अब हम शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो आज का जो ये चैप्टर है इसका नाम है किंगडम्स। इनका मतलब तो आप जानती हैं, जो राज्य वगैरह होते हैं, किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक, मतलब पहले का रिपब्लिक, राज्य और राजा। तो इनके बारे में आज इस चैप्टर में बात होगी। तो ये जो लड़का आपको इमेज में दिख रहा है तो ये सोच रहा है, ये इलेक्शन डे है तो इसका नाम है शंकरन। तो शंकरन वोक अप, शंकरन उठा टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑलरेडी, मतलब शंकरन उठकर देखता है कि उसके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, तो उनको रेडी देखता है कहाँ जाने के लिए, टू गो एंड वोट। तो वो देखता है कि वो रेडी है कहीं जाने के लिए और वोट देने के लिए। तो यहाँ पे वोक अप वर्ब की सेकंड फॉर्म, शंकरन यहाँ पे सब्जेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे वांटेड टू बी द फर्स्ट टू रीच, तो वे चाहते थे टू बी द फर्स्ट, पहले पोजीशन पे आना, टू रीच पहुंचने वालों में, यानी कि वे सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। कहां पर? द पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ जहां पर वोट किए जाते वहां पे सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। ये हमारा वांटेड टू का लेसन। बी का मतलब है होना, उस पोजीशन पर होना। वाई, क्यों? वर दे सो एक्साइटेड, वे इतने एक्साइटेड क्यों थे? दादा दादी, नाना नानी एक्साइटेड क्यों थे? और ये कोमा लगाकर लिखा हुआ है तो शंकरन वांटेड टू नो, तो शंकरन जानना चाहता था कि वो इतने एक्साइटेड क्यों थे। समवट इम्पेशेंटली, मतलब थोड़ा सा बेचैन होते हुए। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य, जो धैर्यवान है, जिसमें पेशेंस है। और इम्पेशेंट कौन होगा? जिसमें धैर्य ना हो। तो समवट इम्पेशेंटली मतलब थोड़े से धैर्य खोते हुए। हिज ग्रैंडफादर एक्सप्लेन्ड, उसके दादाजी ने एक्सप्लेन किया, मतलब उसको बताया। क्या बोला? वी कैन चूज, हम चुन सकते हैं, आर ओन रूलर्स, हमारे खुद के शासक। तो रूलर होता है शासक, शासन करने वाले, ओन मतलब खुद के, टुडे मतलब आज। और ये हमारा कैन का लेसन। तो आई होप ये आपको समझ में आया। अब आ जाइए इसके नीचे मेन चैप्टर। तो आपके माइंड में भी ऐसा आता होगा कि कैसे चुने जाते हैं राजा, तो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी से रिलेटेड। आगे लिखा है हाउ, कैसे, सम मैन, कुछ लोग, MEN मतलब आदमी, तो ये ज्यादा के लिए यूज होता है मैन। तो हाउ सम मैन बिकेम, बने रूलर्स, शासक। और मैन से याद आया कि वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 6, ये और वीडियो नंबर 5 मैंने अपडेट कर दी है। और इसके अलावा वीडियो नंबर 11 से लेकर 17 तक की सारी वीडियोस जो कोर्स है उसके अंदर बदल दी गई हैं, तो आप उनको वहां पे दोबारा से वॉच कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे वो वीडियोस नहीं आएंगी। तो कैसे कुछ लोग रूलर्स बने। चूजिंग लीडर्स, लीडर्स को चुनना, लीडर्स मतलब नेता, और रूलर जो शासक है। तो नेताओं और शासकों को चुनना, और का मतलब या तो लीडर्स को या फिर शासकों को चुनना। बाय वोटिंग, वोट करके। इज समवट, ये कुछ है, दैट हैज बिकम कॉमन, ये कुछ ऐसा है जो बहुत कॉमन हो गया है। हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो कह रहे हैं चुनना। तो ये हमारा सब्जेक्ट एज अ जेरेंड का लेसन है। जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा होता है, सब्जेक्ट का काम करे, तो ये लेसन होता है सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, जो कि हमने किया था वर्कबुक पार्ट 3 में। तो लीडर्स को या रूलर्स को चुनना वोट करके कुछ कॉमन हो गया है ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। कह रहे 50 एक
सालों में वो बड़ा आम हो गया, कॉमन हो गया है। ये और सो का लेसन है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एक आध दिन में आ जाएगा, ही विल कम इन अ डे और सो। तुम्हें एक आध साल में इंग्लिश आ जाएगी, यू विल लर्न इंग्लिश इन अ ईयर और सो। तो ये और सो का कॉन्सेप्ट। इसके आगे है, तो मैं आपको बहुत डीपली अगर रूल्स बताता चलूंगा तो ये वीडियो आई थिंक 3-4 घंटे की बन जाएगी, सो मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स? तो लोग कैसे, जो आदमी थे, लोग थे, वो कैसे बने शासक इन द पास्ट में। अब ये क्वेश्चन है एक, हाउ डिड। अराउंड 3000 ईयर्स अगो, लगभग 3000 साल पहले, सम मैन, कुछ लोग, बिकेम रिकॉग्नाइज्ड, उनको पहचाना जाने लगा, एज राजाज, राजा के रूप में, बाय परफॉर्मिंग बिग सेक्रीफाइसेस। सेक्रीफाइस का मतलब होता है जो भी अनुष्ठान होते हैं जिनको आप हवन वगैरह बोलते हैं। परफॉर्म मतलब वो हवन वगैरह करना। तो बड़े बड़े जो हवन वगैरह होते थे, सेक्रीफाइसेस, उनको परफॉर्म करके कुछ लोग पहचाने जाते राजा के रूप में। तो सम मैन बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजास, कुछ लोग जाने जाने लगे राजास के रूप में, परफॉर्म करके सेक्रीफाइसेस को, उन हवनों को। तो वर्ड याद कीजिए, सेक्रीफाइस, हवन, परफॉर्म करना, ये तो आप जानते ही हैं। और इसके अलावा रूलर्स, आपको ये भी याद हो गया, लीडर्स मतलब नेता, रूलर्स इज शासक, वोट मतलब जो वोट आप देते हैं, राजाज आप जानते ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं, अच्छी वोकैबुलरी आएगी। तो आगे है द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस। तो आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, अश्वमेघ यज्ञ किया जाता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ की ही बात हो रही है। तो अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस, यानी कि जो अश्वमेघ यज्ञ है, वॉज वन सच रिचुअल, वो उन अनुष्ठानों में से एक था। मतलब राजा को चुनने के लिए कुछ ना कुछ अनुष्ठान होते थे, तरीके होते थे, तो उनमें से एक तरीका था हॉर्स सेक्रीफाइस, अश्वमेघ यज्ञ। इसमें क्या होता था, अ हॉर्स वॉज लेट लूज, एक घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता। लेट लूज मतलब खुला छोड़ना, ये पैसिव वॉइस है, अ हॉर्स ऑब्जेक्ट। तो घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता, टू वांडर, इधर उधर घूमने के लिए, फ्रीली मतलब बिना किसी रोक टोक के, एंड और इट वॉज गार्डेड, और इसकी रक्षा की जाती, बाय द राजाज मैन, राजा के आदमियों के द्वारा। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड, अगर हॉर्स घूमते फिरते चला जाता, इनटू द किंगडम्स ऑफ द अदर राजाज, दूसरे राजाओं के राज्यों में अगर वो घूमते फिरते घोड़ा चला जाता, एंड दे स्टॉप्ड इट, और अगर वे लोग जो दूसरे किंगडम के राजा थे, अगर वो इसको रोक लेते, दे हैड टू फाइट, उन्हें फाइट करनी पड़ती। ये हमारा हैड टू का लेसन है, तो उन्हें फाइट करनी पड़ती। तो अगर वो फाइट नहीं करते थे तो वो राज्य उस राजा के अंडर आ जाता था जो अश्वमेध यज्ञ करता था। आगे है, इफ, अगर, दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वे राजा मतलब अलाउड कर देते उन हॉर्सेस को वहां से गुजरने के लिए, इट मेंट, इसका मतलब होता था, दैट की, दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, दैट की, द राजा, जो राजा है, हु वांटेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस, कि वो जो राजा है जो ये यज्ञ परफॉर्म करना चाहता है, वॉज स्ट्रोंगर देन देम, कि वो उनसे स्ट्रोंगर है। तो सिंपल सा मतलब है, अगर वो हॉर्स को जाने देते थे तो इसका मतलब होता था कि दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि राजा जो ये परफॉर्म कर रहा है सेक्रीफाइस, या जो चाहता था, तो वो स्ट्रोंगर है देन देम, उनसे। These राजाज वर देन इनवाइटेड, इन राजाओं को, these राजाज वर देन इनवाइटेड, इन राजाओं को फिर इनवाइट किया जाता, आमंत्रित किया जाता, टू द सेक्रीफाइस, हवनों में। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता, तो उनको इनवाइट किया जाता हवनों में। कौन से हवन, हवन में विच वॉज परफॉर्म्ड, जिसको परफॉर्म किया जाता, बाय स्पेशली ट्रेंड प्रिस्ट्स, प्रिस्ट मतलब पुजारी, ट्रेंड मतलब जो अच्छे ट्रेंड हो, तो ऐसे ऐसे पुजारियों के द्वारा उन सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था। तो वहां पे बुलाया जाता था ऐसे राजाओं को। और क्या होता था, हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, जिसको रिवॉर्ड दिया जाता, मतलब गिफ्ट दिए जाते थे इन शॉर्ट।
तो आई होप ये आपको समझ में आया। यहाँ पे जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ये प्रीस्ट के लिए यूज हुआ, विच रिलेटिव प्रोनाउन है सेक्रीफाइस के लिए यूज हुआ। इट मीन्स टू गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग और समवन। तो इसके बाद क्या हुआ, द राजा जो होता था, हु ऑर्गेनाइज्ड जो आयोजित करता था द सेक्रीफाइस यज्ञ को, वॉज रिकॉग्नाइज्ड उसको पहचाना जाता, एज बीइंग वेरी पावरफुल एक बहुत ही पावरफुल मतलब ताकतवर होने के रूप में। एज मतलब के रूप में, बी मतलब होना, तो यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है। ये हमारा एक बीइंग का चैप्टर था, वहां पे मैंने आपको बताया था। और वेरी पावरफुल बहुत ताकतवर। तो राजा जो आयोजित करता था इन हवनों को, जो भी हवन था उसको, यज्ञ को, तो उसको पहचाना जाता बहुत पावरफुल के रूप में। एंड ऑल दोज और वो सब हु केम जो आते, ब्रॉट गिफ्ट्स और जो सारे आते, ब्रॉट वो लेकर आते, गिफ्ट्स फॉर हिम गिफ्ट्स उसके लिए। तो यहाँ पे हु अगेन दोज के लिए यूज हुआ, ऑल दोज, और कौन दोज, हु केम जो आते। तो ये सारे ब्रॉट लेकर आते गिफ्ट फॉर हिम मतलब उस राजा के लिए या प्रिस्ट के लिए। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर ऑफ दीज रिचुअल्स। राजा जो था वो सेंट्रल फिगर था इन रिचुअल्स का, अनुष्ठानों का। अब रिचुअल्स क्या होते हैं, रिचुअल्स तो आप जानते हैं, बहुत बार मैंने आपको पहले भी बताया हिस्ट्री की वीडियोस में। तो अनुष्ठान बोलते हैं इनको। तो सेंट्रल फिगर मतलब होता है मेन कैरेक्टर। तो राजा मेन कैरेक्टर होता था इन रिचुअल्स में। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट। तो ऑफन इज अक्सर, ही हैड अ स्पेशल सीट, उसके पास स्पेशल सीट होती थी। ये पोजेशन का लेसन। अ थ्रोन, उसका सिंहासन होता था। थ्रोन मतलब होता है सिंहासन। और या अ टाइगर स्किन, और एक टाइगर की स्किन होती थी। हिज चैरियटर यानी कि उसका जो सारथी होता था, रथी, रथ को संभालने वाला, तो ये जो होता था उसका रथी, चैंटेड, वो चैंट करता है यानी कि सुनाता, टेल्स कहानियां, ऑफ हिज ग्लोरी उसकी गाथा की, मतलब उसकी जो भी ग्लोरी विक्ट्रीज वगैरह होती थी, उसकी जो कहानियां होती थी वो उसको चैंट करता है। चैंट मतलब होता है सुनाना। और ये चैरियटर कौन, ये होता है रथी। और इसके लिए हम बता रहे हैं हु। अब ये कौन सारथी, कौन रथ को संभालने वाला, हु वॉज हिज कंपेनियन जो उसका साथी होता था, इन द बैटलफील्ड युद्ध भूमि में। तो रथी भी तो वहां युद्ध भूमि में जाता था। तो वो कह रहे हैं कि रथी जो था, जो इसका कंपेनियन था, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, बैटलफील्ड मतलब रणभूमि या फिर युद्ध का मैदान, तो वहां पे उसका साथी जो होता था। एंड विटनेस्ड, विटनेस मतलब चशमदीद गवाह, जो देखता है अपनी आंखों से। हिज एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स का यहाँ पर मतलब एक्चुअली एक्सप्लॉइट होता तो शोषण है, किसी का फायदा उठाना। और यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा उसकी विजय, उसकी जीत। तो आई होप ये पूरा समझ में आया कि जो रथी होता था, जो साथी होता था बैटलफील्ड में, और जिसने राजा की जो एक्सप्लॉइट्स थी इनको विटनेस किया था, तो वो उसकी गाथाओं को गाता था। हिज रिलेटिव्स, उसके जो संबंधी थे, स्पेशली खास तौर पर, हिज वाइफ्स, उसकी पत्नियां, वाइफ्स लिखा हुआ है, इसका मतलब पत्नियां ज्यादा थी, एंड सन्स और बेटे। हैड टू परफॉर्म, उनको भी करना पड़ता था, हैड टू का लेसन। अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, छोटे छोटे, माइनर मतलब छोटे छोटे, रिचुअल अनुष्ठान, वेराइटी मतलब काफी। तो अ वेराइटी ऑफ मतलब वेराइटी थी उन छोटे छोटे अनुष्ठानों में, वो उनको परफॉर्म करनी पड़ती थी। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट पेज। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मतलब होते दर्शक। जो दूसरे राजा होते थे वो सिंपली मतलब सिंपली एक स्पेक्टेटर्स होते थे, दर्शक होते थे। हु हैड टू सिट, जिनको बैठना पड़ता था। अगेन हैड टू का यूज, हैड टू मतलब पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या फिर ना था, नी थी, ने थे, या फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इन पर सेंटेंस खत्म हो तो हैड टू लगता है। तो दूसरे राजा सिंपली दर्शक होते थे जिनको बैठना पड़ता था, एंड वॉच और देखना पड़ता था, द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, ये जो भी यज्ञ की जितनी भी परफॉर्मेंस थी वो देखनी पड़ती थी। प्रीस्ट्स, जो राजा पुजारी थे, परफॉर्म्ड, वो परफॉर्म करते, द रिचुअल्स, अनुष्ठानों को, इंक्लूडिंग, जिसके अंदर शामिल था, इंक्लूड मतलब जिसमें शामिल होना, और एक्सक्लूड मतलब शामिल न होना। तो पुजारी
परफॉर्म करते रिचुअल्स को, जिसके अंदर क्या क्या आता था, द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर। सेक्रेड मतलब होता है पवित्र, वाटर इज पानी, जैसे गंगा जल वगैरह, तो स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, तो जिसमें शामिल था जो भी पवित्र जल है उसको छिड़कना ऑन द किंग, राजा के ऊपर। द ऑर्डिनरी पीपल, जो आम लोग थे, ऑल्सो वो भी ब्रॉड लाते गिफ्ट्स, तो वो भी गिफ्ट लेकर आते। और ये लोग कौन, द विश और वैश्या, जिनको वैश्य वैश्य बोलते हैं, वो लोग। हाउएवर, फिर भी, सम पीपल, कुछ लोग, वर एक्सक्लूडेड, इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कि इनको शामिल नहीं किया जाता। एक्सक्लूड मतलब होता है शामिल न करना, तो कुछ लोग को शामिल नहीं किया जाता फ्रॉम मेनी रिचुअल्स, बहुत सारे रिचुअल से, तो एक्सक्लूड कर दिया जाता बहुत सारे अनुष्ठानों से। और ये कौन थे, सम पीपल कौन थे, सच एज दोज, वे लोग, हु वर रिगार्डेड, जिनको रिगार्ड किया जाता, ट्रीट किया जाता एज शुद्ध राज के रूप में, बाय द प्रीस्ट्स, पुजारियों के द्वारा। तो जिनको शुद्र कहा जाता था उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता ऐसे ऐसे रिचुअल्स से। तो आगे ये जो भी लिखा हुआ है आप इसको पढ़ सकते हैं। मेक अ लिस्ट बनाओ ऑफ ऑल दोज, उन सब का लिस्ट बनाओ, हु वुड बी प्रेजेंट, जो प्रेजेंट होंगे एट द सेक्रीफाइस में, उस समय। विच आर द कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज है, दैट आर डिस्क्राइब्ड, जिनको डिस्क्राइब किया गया है, इन टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पर, उनके काम धंधे के आधार पर। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी कैटेगरीज है नीचे। तो इनको वर्ण बोलते हैं, इसको भी आप पढ़ लीजिए, वर्णाज, ठीक है, वर्ण बोलते हैं हिंदी में, वर्णाज। तो देयर वर 4 सोशल कैटेगरीज, तो 4 सामाजिक कैटेगरीज थी। नेमली, नाम था, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। तो ये 4 कैटेगरी थी। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी और एंड टीच, तो ब्राह्मण जो थे उनसे उम्मीद होती थी कि वो स्टडी करें एंड टीच करें, किस चीज को, द वेदास को, परफॉर्म करें यज्ञों को, सेक्रीफाइसेस को, एंड रिसीव गिफ्ट्स, और उनको गिफ्ट्स मिले, तो ये काम था ब्राह्मण का। क्षत्रियाज कौन होते थे, क्षत्रियाज वर एक्सपेक्टेड टू फाइट, इनसे उम्मीद की जाती थी कि ये फाइट करेंगे, बैटल्स यानी कि लड़ाइयां, एंड प्रोटेक्ट पीपल, और ये लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। वैश्याज वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, और वैश्याज उम्मीद होती थी कि वो फार्मर्स होंगे, हर्डर्स होंगे, चरवाहे वगैरह, एंड ट्रेडर्स होंगे। एंड द शूद्राज वर एक्सपेक्टेड टू सर्व, और जो शूद्राज होते थे उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सर्व करेंगे, सेवा करेंगे, द अदर 3 ग्रुप्स, बाकी 3 ग्रुप्स की, तो उनको बोलते थे शूद्राज। तो ये कैटेगरीज तो आज भी हैं, तो सिर्फ कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो अब इसके नीचे आ जाइए, आगे लिखा है जनपदाज। जनपदा कौन होते हैं, आगे पढ़ते हैं फिर पता चलेगा। द राजाज जो थे, हु परफॉर्म्ड, जो परफॉर्म करते, दीज बिग सेक्रीफाइसेस, इन बड़े बड़े यज्ञों को, वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड, तो इनको जाना जाने लगा, पहचाना जाने लगा, एज बिंग राजाज ऑफ जनपदाज, जनपदा के राजाओं के रूप में। तो सिंपल है, वो राजा जो बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता था एज बिंग राजाज ऑफ जनपदा, जनपदा के राजाओं के रूप में। अब जनपदा क्या होता था, रादर देन जनाज। तो पहले आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हिस्ट्री वाली में, लेसन 4 में, जना किसको बोलते थे, ठीक। और अब क्या है, जो जन होते थे उनको एक अलग नाम दे दिया, जनपदाज। तो ये जो भी राजा परफॉर्म करते थे इनको जनपदाज के राजा माना जाने लगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, द वर्ड जनपदा, जो ये जनपदा वर्ड है, लिटरली मतलब लिटरेचर के हिसाब से मीन्स, इसका मतलब होता है द लैंड, वो जमीन, वेयर, जहां पर द जना सेट इट्स फुट, मतलब जो जन होते थे वो अपना पैर जहां पर भी रख देते थे, तो उस जमीन को बोलते थे जनपदा। एंड और सेटल्ड डाउन, और जहां पे ये सेट हो जाते थे। इन शॉर्ट, जनपदा का लिटरली मीनिंग है, ये एक जमीन है, वेयर, जहां पर जो जना होते थे अपना कदम रख देते थे, और जहां सेटल डाउन हो जाते थे, तो उनको क्या बोला जाने लगा, जनपदा।
तो और जो वो राजा जो सेक्रीफाइस करते थे, इतने बड़े बड़े मतलब यज्ञ करते थे, तो उनका वो राजा कहलाने लगे जनपदास का। आगे है सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप फॉर पेज 45। तो आगे पेज 45 में कुछ जनपदास शो किए हुए मैप में, तो आपको दिखा देता हूँ। ये मैप है हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, इम्पोर्टेंट जनपदास, महापदास एंड सिटीज। तो ये जैसे गंधार है, कोसाला, पंचाली, ये जो भी है, मगध, वैशाली, वाजी, ठीक है। तो ये सारी जगह हैं। तो हिस्ट्री वाले इन पर ज़्यादा ध्यान दे, बट हम तो यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं तो हमें इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद लिखा है आर्कियोलॉजिस्ट्स, जो पुरातत्व वैज्ञानिक थे, हैव एक्सकवेटेड, मतलब उन्होंने खोद निकाला। एक्सकवेट मतलब खोदना, तो उन्होंने खोद कर निकाला है अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स, मतलब बहुत सारी जगह उन्होंने खोद निकाली है। इन दीज जनपदास, इन जनपदास में जो आपको जगह दिखाई थी, उन जगहों पर, सच एज, जैसे कि पुराना किला इन दिल्ली, दिल्ली का जो पुराना किला है वो भी एक जनपदा था। हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ के पास हस्तिनापुर, एंड अतरांजी खेड़ा नियर इटा। तो ये सारा, और ये कौन है, द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, तो ये लास्ट के दो उत्तर प्रदेश में है। तो दे फाउंड दैट, तो इन्होंने पाया दैट की पीपल लिव्ड इन हट्स, तो इन्होंने पाया, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने पाया कि पीपल लिव्ड, लोग रहते थे, इन हट्स, झोपड़ियों में, एंड केप्ट कैटल, और रखते थे, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट, और कैटल मतलब पशु, पशु रखते थे, एज वेल एज अदर एनिमल्स, और साथ ही साथ दूसरे जानवर। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और वो बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल वगैरह भी उगाते थे। ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू। कौन कौन सी फसल, राइस, वीट, बार्ले, पल्सिस, शुगर केन, सीशम, मस्टर्ड, ठीक है, ये सारे उगाते थे वो। तो उम्मीद है ये सारा समझ में आया। अब इसके आगे बढ़ते। दे मेड अर्थन पोट्स, तो मिट्टी के घड़े को बोलते हैं अर्थन पोट्स। तो दे मेड, वे बनाते, अर्थन पोट्स, मिट्टी के घड़े। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ, वर ग्रेन कलर, तो इनमें से कुछ ग्रे कलर के थे। अदर्स वर रेड, और दूसरे रेड कलर के। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री, पोट्री मतलब होते हैं जो भी मटके वगैरह, मिट्टी का जो काम, जितना जो भी घड़े वगैरह बनते हैं वो सारा पोट्री कहलाता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री जो है फाउंड, वो मिला है एट दीज साइट्स, इन जगहों पर। साइट्स मतलब जगह, और साइट्स कौन सी, जो भी मैप में आपको दिखाई थी वो जगह। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री मिला है इन जगहों पर। इज नोन, तो उसको जाना जाता है एज पेंटेड ग्रे वेयर के नाम से। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, कह रहे हैं जैसा कि नाम से स्पष्ट है। एज इज ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, एज का मतलब जैसे, जैसे कि स्पष्ट है नाम से। These grey pots, ये grey pots had painted designs, इन पर पेंट किए हुए डिजाइन्स है। यूजुअली, आमतौर पर, सिंपल लाइंस है, एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स है, मतलब हो सकता है ट्रायंगुलर हो, सर्कुलर हो, अलग अलग शेप्स हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स। आज भी मटके आते हैं, उन पे डिजाइन होते हैं उसी तरह के। तो आई होप ये समझ में आया आपको। इसके आगे देखिए, आगे लिखा है महाजनपदास। अब ये महाजनपदास कौन होते थे? अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले लगभग, सम जनपदास, कुछ जो जनपदास थे, मतलब जो भी जहाँ पे वो भी अपना फुट सेट करते या सेटल डाउन हो जाते, वो जना, उनको जनपदास का। और कुछ जनपदास बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, कुछ जनपदा और ज्यादा इम्पोर्टेंट बन गए, एंड वर नोन, और उनको जाना जाने लगा एज महाजनपदास। अब आपको समझ में आ गया। पहले आगे जन, जना मतलब सिंपल लोग, फिर आगे जनपदास, यानी कि जहां पर भी अपने पद रख देते थे, पद मतलब होते हैं पैर, तो जहां भी अपना पैर रख दें, सेटल डाउन हो जाए, उनको कहा जाने लगा जनपदास। और उन जनपदास में से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते थे, जिनको कहा जाने लगा महाजनपदास। सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ, आर शोन ऑन मैप 4, तो इनमें से कुछ मैप नंबर 4 में दे रखा है, ये अभी आपने देखा था। तो मोस्ट महाजनपदास, ज्यादातर जो महाजनपदास थे, हैड अ कैपिटल सिटी, इनकी अपनी ये कैपिटल सिटी थी, मतलब एक जो मेन सिटी होती है, ये उनकी में अपनी ही थी।
मैनी ऑफ दीज, इनमें से काफी सारी, वर फोर्टिफाइड, वो फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड पिछली वीडियो में भी आया था ये वर्ड। फोर्टिफाइड का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना किसी चीज को, आगे लिखा ही होगा। तो मोस्ट महाजनपदास, इनकी कैपिटल, ये कैपिटल सिटी होती थी इनकी खुद, ये खुद। और मैनी ऑफ दीज, इनमें से ज्यादातर, फोर्टिफाइड मतलब प्रोटेक्टिव, इनको प्रोटेक्शन दी होती थी, पूरी घेरा डाल रखा होता था इन पर। दिस मीन्स, इसका मतलब है, मतलब इस फोर्टिफाइड थी, इसका मतलब है दैट ह्यूज वॉल्स, मतलब बड़ी बड़ी दीवारें, ऑफ वुड, लकड़ियों की, ब्रिक, ईंटों की, और स्टोन, पत्थरों की, वर बिल्ट, वो बनाई गई, अराउंड देम, इनके चारों ओर। इसीलिए इसको बोला गया फोर्टिफाइड, जिसको आप बोलते हैं किला, जैसे लाल किला चारों तरफ से दीवार है। तो फोर्ट्स मतलब किला, जो किले थे, यहाँ प्लूरल है किले, वर प्रोबेबली बिल्ट, प्रोबेबली मतलब शायद, तो किले शायद बनाए गए, बिकॉज, क्योंकि, पीपल वर अफ्रेड ऑफ, लोगों को डर था, ऑफ अटैक्स, अटैक्स का, आक्रमण का, फ्रॉम अदर किंग्स, दूसरे राजाओं से, एंड नीडेड, और इनको जरूरत थी, एंड इनको जरूरत थी प्रोटेक्शन की, मतलब सुरक्षा की, तो इसलिए भी वो चार दीवारी करते थे। इट इज ऑल्सो लाइकली, लाइकली मतलब संभावना, तो ऐसी भी संभावना है दैट की सम रूलर्स, जो कुछ शासक थे, वांटेड, चाहते थे, टू शो, दिखाना, हाउ रिच, कि कितने अमीर, एंड पावरफुल, ताकतवर, दे वर, वे थे, बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, बिल्ड कर कर सच में बड़े बड़े, टॉल, लंबे लंबे, एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। तो पूरा मतलब हुआ कि ऐसा भी संभावना है, एक तो अटैक, अफ्रेड था उनको कि दूसरे राजा अटैक ना कर दे, इसलिए भी वो प्रोटेक्टिव वॉल बनाई जाती थी, ईंटों की, पत्थरों की, लकड़ियों की। और ऐसा भी संभावना है कि कुछ रूलर्स दिखाना चाहते थे कि वो कितने अमीर हैं, कितने पावरफुल हैं, देवर, ठीक है। यहाँ पे बाय बिल्डिंग, बनाकर, किसको बनाकर, रियली मतलब सचमुच, लार्ज, लार्ज का मतलब होता है एरिया वाइज, एरिया में जो बड़ा हो उसको लार्ज कहा जाता है, टॉल मतलब हाइट में, इम्प्रेसिव मतलब जो इम्प्रेशन डाल दे, तो ऐसी वॉल्स बनाकर अराउंड द सिटीज, मतलब अपने जो महाजनपदास हैं उनके चारों ओर। ऑल्सो साथ में, इन दिस वे, इस तरह से, द लैंड, जो जमीन थी, एंड द पीपल, और लोग, लिविंग इनसाइड, जो रह रहे थे, इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया, जो भी ये किला था इसके अंदर जो रह रहे थे लोग, कुड बी कंट्रोल्ड, इनको कंट्रोल किया जा सकता था, मोर इजीली, ज्यादा आसानी से, बाय द किंग, किंग के द्वारा। बिल्डिंग, बनाना, सच ह्यूज वॉल्स, इतनी बड़ी बड़ी वॉल्स, रिक्वायर्ड, इसको, इस चीज को जरूरत होती थी, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ह्यूज बिल्डिंग्स, और सॉरी ह्यूज वॉल्स को बनाने के लिए जरूरत होती थी, अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, मतलब बहुत ज्यादा प्लानिंग की। तो ये वाला जो वर्ड है, अ ग्रेट डील ऑफ, तो ये वर्ड हमने इंग्लिश का जो पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। तो मतलब इसका सिंपल सा मतलब होता है काफी अमाउंट में, काफी बड़े लेवल पर, और केयरफुल अटेंशन के साथ। तो आगे है थाउजेंड्स, हजारों, इफ नॉट, कह रहे हैं हजारों नहीं तो लाखों, पर इसका एक्चुअली मतलब ये बन रहा है थाउजेंड्स, हजारों, इफ नॉट लाख्स, कह रहे लाख्स नहीं तो हजारों, ऑफ ब्रिक्स, इतनी ईंटें और स्टोन्स या पत्थर, हैड टू बी प्रिपेयर्ड, इतने प्रिपेयर करने पड़ते थे। अब यहाँ पे देखिए रूल कौन सा यूज हुआ, हैड टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा हैड टू का पैसिव वॉइस। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए थे हजारों नहीं तो लाखों, क्योंकि बहुत बड़े बड़े किले होते थे तो लाखों ईंटें तो लगती होंगी। और ये लिखा हुआ जो हुआ है थाउजेंड्स, हजारों, इफ नॉट लैक्स, अगर लाख नहीं तो इतनी ब्रिक्स, क्योंकि यहाँ कोमा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर ये कोमा ना लगा होता, ऐसा होता थाउजेंड्स इफ नॉट, या फिर ऐसा लिखना चाहिए था इफ नॉट थाउजेंड्स, फिर लिखना चाहिए था लैक्स, फिर बोलते कि हजारों नहीं तो लाखों, पर यहाँ पे इसका मतलब लाखों नहीं तो हजारों ईंटें या पत्थर प्रिपेयर, तैयार करने पड़ते थे। दिस इन टर्न मेंट, तो इसका आगे मतलब क्या था, मतलब ये जो हजारों लाखों ईंटें जो प्रिपेयर करनी पड़ती थी, इसका मतलब है मेंट एनॉर्मस लेबर, मतलब बहुत ज्यादा लेबर भी लगेगा, प्रोवाइडेड पॉसिबली बाय थाउजेंड्स ऑफ मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब इतने आदमियों, औरतों और चिल्ड्रनों के द्वारा संभवतः, पॉसिबली।
और ये इन टर्न जो है ये हमारा विच इन टर्न का लेसन है जो हमने एडवांस लेवल में किया था। आगे है एंड और रिसोर्सेज मतलब साधन, हैड टू बी फाउंड मतलब खोजने पड़ते थे, फॉर ऑल ऑफ दिस इस सब के लिए। तो ऑब्वियसली इतना कुछ करना है तो साधन भी खोजने पड़ते थे, हैड टू बी फाउंड, अगेन पैसिव वॉइस ऑफ हैड टू। तो आप देख रहे हैं इमेज के अंदर यहाँ लिखा हुआ है द फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल एट कोसाम्बी। ये कोसाम्बी कोई जगह है, वहां पर फोर्टिफिकेशन हो रहा है, किला बनाया जा रहा है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ अ वॉल मेड ऑफ ब्रिक। ईंटों से बनी हुई ये जो दीवार है ये बची हुई दीवार है, रिमेन्स फाउंड नियर जो मिलती है प्रेजेंट डे इलाहाबाद, यूपी में इलाहाबाद है उसके पास में। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ड अबाउट इतने ईयर्स अगो। तो इसका कुछ पार्ट प्रोबेबली शायद बिल्ड हुआ है इतने ईयर्स अगो। नाउ नेक्स्ट एंड गाइज कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है वीडियो को बनाने में, तो कमेंट करके तो बता सकते हैं। वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा और कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा एंड आई प्रॉमिस कि आपका इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगा। आगे देखिए, द न्यू राजाज जो नए राजा थे नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। तो जो राजा बन जाते थे अपने अपने ये फोर्टिफाइड एरियाज होते थे इनके, तो इसकी वजह से जो नए राजा थे नाउ बिगेन फिर उन्होंने शुरू कर दिया मेंटेन करना आर्मीज को। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज, तो सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज दी जाती एंड मेंटेन्ड बाय द किंग, और इनको मेंटेन किया जाता राजा के द्वारा थ्रू आउट द ईयर पूरे साल। और रेगुलर सैलरी का मतलब होता है जैसे बंद तनख्वाह, जैसे हर महीने मिलती है कि इतनी ही मिलेगी, उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीज। आगे है सम पेमेंट्स, कुछ पेमेंट्स वर प्रोबेबली जो शायद जो कुछ पेमेंट थी मेड वो दी जाती यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स, कॉइन मतलब सिक्के, और पंच मार्क्ड मतलब कोई ना कोई चिन्ह होता था उन सिक्कों पर, तो उसके रूप में दी जाती। सी द इलस्ट्रेशन मतलब जो ये दिखाया गया है, इलस्ट्रेट किया हुआ है पेज नंबर 75, उस पर आपको कॉइन दिख जाएंगे। यू विल रीड मोर, आप पढ़ेंगे ज्यादा अबाउट दीज कॉइन्स, इन कॉइन्स के बारे में इन चैप्टर 8 में। लिस्ट टू वेज, दो वेज बताएं इन विच जिसमें द राजाज ऑफ द महाजनपदास वर डिफरेंट। तो दो तरीके बताओ कि जिसमें जो राजाज थे महाजनपदास के वो डिफरेंट थे फ्रॉम दोज मेंशन इन द ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमने पढ़ा था आई थिंक दूसरे तीसरे चैप्टर में, उसमें भी कुछ राजा होते थे, तो वो और महाजनपदास के राजा अलग अलग कैसे थे बताइए। तो वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद हिस्ट्री, वी हैव टू फोकस ऑन इंग्लिश। सो नेक्स्ट इज टैक्सेस। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास वर, कह रहे हैं क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पे चूंकि या फिर क्योंकि जो रूलर्स थे महाजनपदास के वर, वो पहले बिल्ड कर रहे थे ह्यूज फोर्ट्स, बड़े बड़े किले। तो रूलर्स जो थे महाजनपदास के वो बिल्ड कर रहे थे ह्यूज किले, मेंटेनिंग बिग आर्मीज, और मेंटेन कर रहे थे बिग आर्मीज को। तो क्योंकि वो ये सब कर रहे थे इसीलिए दे नीडेड, उनको जरूरत थी मोर रिसोर्सेज, ज्यादा साधनों की, एंड और दे नीडेड, उनको जरूरत थी ऑफिशियल्स की टू कलेक्ट दीज, इनको कलेक्ट करने में, यानी कि टैक्सेस या रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में। तो इसके लिए ऑफिशियल्स की जरूरत थी। सो इसीलिए इंस्टेड ऑफ मतलब की बजाय, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, कह रहे हैं जो ओकेजनल गिफ्ट्स हैं, ओकेजनल मतलब कोई खास खास अवसर पर जो गिफ्ट लेकर आए जाते हैं लोगों के द्वारा, कह रहे हैं उन पर डिपेंड रहने के अलावा, तो उसके बजाय एज इन द केस ऑफ द राजा ऑफ जनपदा, जैसा कि राजा जो थे जनपदास के राजा थे उनके केस में था कि वो सिर्फ डिपेंडेंट थे उन गिफ्ट्स पर, ओकेजनल गिफ्ट्स पर जो लोगों के द्वारा लाए जाते थे। तो कह रहे हैं क्योंकि इस मतलब ये जो महाजनपदास के राजा थे तो वो इस पर डिपेंड नहीं करते थे, तो इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस, इन्होंने रेगुलर टैक्स लेना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ ओकेजनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे नीचे दे रखा है टैक्स किस किस चीज पर था। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स, जो थी फसल थी उस पर टैक्स था। क्राफ्ट्स पर्सन जो हाथ का काम करते थे उन पे टैक्स था। हर्डर्स जो थे चरवाहे, पेड टैक्सेस, वो भी टैक्स पे करते थे। एज क्योंकि एनिमल्स मतलब टैक्स होता था एज एनिमल एंड एनिमल प्रोड्यूस के ऊपर,
जानवरों पर भी, जानवरों से बना जो भी होता था उनके ऊपर। टैक्सेस ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड, जो भी ट्रेड किया जाता था, लेकर आना सामान को, गुड्स को, उस पर भी टैक्स था। हंटर्स एंड गैदरर्स, जो शिकारी होते थे, जो गैदरर्स होते थे इकट्ठा करने वाले, हैड टू प्रोवाइड, उनको प्रोवाइड करना पड़ता था फॉरेस्ट प्रोसीजर टू द राजा। तो उनको ये जो भी है ये सारे इन पर टैक्स लगते थे, इन सारे कामों पर। तो इसके आगे देखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, वुड हैव बीन प्रोवाइडेड, कि क्या प्रोवाइड किया जाता होगा बाय हंटर्स के द्वारा एंड गैदरर्स के द्वारा। तो यहाँ पे यूज हुआ वुड हैव बीन। अब यहाँ देखिए व्हाट लगा रखा है, यहाँ व्हाट डू यू थिंक, और इसके तुरंत बाद लगा दिया वुड हैव बीन। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमने किया था जो एडवांस लेसन है, मैंने कराया था आपको वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, तो उसको आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से लेसन समझ में आएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 3 केसेस कराए थे, तो देख लीजिएगा वर्कबुक पार्ट 3, लेसन नंबर मेरे को याद नहीं है, लास्ट में जाकर आता है। तो आगे देखिए, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या क्या बदलाव हुए। देयर वर 2 मेजर चेंजेस, तो 2 मेजर चेंजेस थी, मतलब मुख्य 2 बदलाव थे इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम, इस समय के आसपास 2 मुख्य चेंज हुए एग्रीकल्चर में। वन वॉज, एक था द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लोशेयर्स, जैसे प्लो हम बोलते हैं हल को, जैसे गाय भैंस के पीछे जो भी बलद वगैरह होता है उनके पीछे हल देखा होगा आपने, तो उसको यूज किया जाता है प्लो। अब ये प्लो शेयर्स होने लगे आयरन वाले, मतलब लोहे के बने हुए ये सारी चीजें, हल वगैरह। तो पहला इसका यूज बढ़ने लगा, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स। दिस मेंट, इसका मतलब था दैट की हैवी जो थी एंड क्लेई सॉइल, मतलब जो भारी भारी मिट्टी या क्ले टाइप की मिट्टी थी, कुड बी टर्न्ड ओवर, उसको टर्न किया जा सकता था, जो पॉसिबल नहीं था वुडन प्लो के साथ। तो हैवी और क्लेई सॉइल जो थी कुड बी टर्न्ड ओवर, उसको पलटा जा सकता था, टर्न किया जा सकता था बेटर, बढ़िया तरीके से, देन बजाय की विद अ वुडन प्लोशेयर, वुडन जो हल था उसकी अपेक्षा। सो दैट, तो ताकि ऐसा क्यों होता था, मोर ग्रेन, ताकि ज्यादा अनाज, ग्रेन मतलब अनाज, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, ये सब ग्रेन में आता है, ताकि जो ज्यादा ग्रेन है कुड बी प्रोड्यूस, वो उत्पन्न किया जा सके। सेकंड, और दूसरा क्या था, और आपसे ये पूछा जा सकता है पेपरों में कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से 2 चेंज हुए थे। पहला आप बोल सकते हैं कि आयरन प्लो शेयर्स जो थे वो ज्यादा यूज किए जाने लगे इन प्लेस ऑफ वुडन प्लो शेयर्स, ताकि इन ऑर्डर टू जो मोर ग्रेन था कुड बी प्रोड्यूस्ड, उसको बढ़ाया जा सके। सेकंड क्या था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग, लोगों ने ट्रांसप्लांटिंग शुरू कर दिया। ट्रांसप्लांटिंग मतलब होता है ये एक खेत है, ये दूसरा खेत है, तो इसमें उगाया छोटे छोटे सैपलिंग्स, मतलब पेड़, छोटे छोटे पौधे, फिर इनको उखाड़ कर लेकर गए बड़े फील्ड के अंदर, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है उसी तरह से ट्रांसप्लांटिंग। तो दूसरा मेजर चेंज था, लोगों ने शुरू किया, बिगैन किया ट्रांसप्लांटिंग। तो किस चीज को, ये भी देख लेते हैं। ट्रांसप्लांटिंग किया पैडी को, तो पैडी फसल को ट्रांसप्लांटिंग शुरू किया। दूसरा ये था, दिस मेंट, इसका मतलब था दैट की इंस्टेड ऑफ, की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब की प्लेस पर, स्कैटरिंग सीड ऑन द ग्राउंड, जो जमीन है ग्राउंड है, सीड मतलब बीज, स्कैटर मतलब बिखेर देना, तो ग्राउंड पर बीज बिखेर देने की जगह तो उन्होंने क्या किया, सैपलिंग्स वर ग्रोन, सैपलिंग्स उगाए गए, सैपलिंग मतलब छोटे छोटे पौधे उगाए गए, एंड देन, और फिर प्लांटेड इन द फील्ड्स, फिर उनको उगाया गया बड़ी बड़ी फील्ड्स में। जैसे छोटे छोटे पौधे नर्सरीज में रख दिए जाते हैं, फिर हम उनको बड़ी जगहों पर लगा देते हैं, तो उसी तरह से। और ये ग्राउंड कौन से, मतलब जो ये ग्राउंड की बात हो रही है, फ्रॉम विच, जिससे प्लांट्स वुड स्प्राउट, जिससे जो प्लांट है वो स्प्राउट होंगे। आपने अंकुरित अनाज खाया होगा, जैसे चने हैं या दाल है, उसको भिगो कर रख लेते हैं, फिर उसको निकाल के प्लेट में रख दें, 7-8 घंटे उसको छोड़ दे कपड़े ऊपर रख के, तो वो अंकुरित होने लगते हैं, उसमें से फसल सी आने लगती है, उसी को बोलते हैं स्प्राउट। तो कह रहे हैं कि इसका मतलब था इस ट्रांसप्लांटेशन का कि बीज जो है ग्राउंड में फेंकने की बजाय, जिससे कि वो प्लांट निकलेंगे, तो सैपलिंग्स को उगाया जाने लगा, और
उनको फील्ड में फिर प्लांट किया जाने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू, ये हमारा लीड टू का चैप्टर है, सो दिस लेड टू इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, तो इससे जो प्रोडक्शन थी वो इंक्रीज हो गई, एज मेनी मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड, और क्योंकि एज का मतलब है क्योंकि, मेनी मोर प्लांट्स मतलब बहुत ज्यादा जो प्लांट्स थे सर्वाइव्ड, वो जीवित बचने लगे। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा छोटा सा और रह गया लेसन, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। अ क्लोजर लुक मगधा, तो मगध के बारे में कुछ बता रखा है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आपको वैसी जनरल अवेयरनेस के लिए। फाइंड मगधा ऑन मैप 4, मैप 4 फाइंड करें पेज नंबर 4 पर, पेज 45 पर मैप 4 में, वही जो ऊपर मैप दिखाया था। तो मगधा बिकेम, मगध बन गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदा इन अबाउट 200 ईयर्स, लगभग 2000 सालों में जो मगध था वो एक इम्पोर्टेंट महाजनपदा बन गया। मैनी रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स सच एज, जैसे कि गंगा एंड सन, फ्लोड थ्रू मगधा, वो बहते थे मगध के बीच से। दिस वॉज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था फॉर, क्यों, अब ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, अभी मगध के बारे में बताओ। तो पहला था कि क्यों इंपॉर्टेंट महाजनपदा था ये, ट्रांसपोर्ट के लिए, क्योंकि दो नदी, ये जो गंगा और इसकी जो नदियां हैं वो यहाँ से बहती थी। दूसरा, वाटर सप्लाईज, पानी की सप्लाई भी हो जाती है यहाँ से। तीसरा, मेकिंग द लैंड फर्टाइल, तो क्रॉप, फसल के लिए पानी चाहिए था, तो लैंड को उपजाऊ फर्टाइल बनाने के लिए, तो इन तीन की वजह से ये मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस थी। पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, तो जो मगध के हिस्से थे वो कैसे थे, फॉरेस्टेड थे, जंगल वाले थे। एलिफेंट्स जो थे विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते थे, विच रिलेटिव प्रोनाउन, एलिफेंट जो जंगल में रहते थे, कुड बी कैप्चर्ड, उनको पकड़ा जा सकता था, बंदी बनाया जा सकता था, एंड ट्रेंड, और ट्रेंड किया जा सकता था फॉर द आर्मी, आर्मी के लिए, तो इसीलिए भी वो जगह इंपॉर्टेंट थी। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, तो जंगल ज्यादा थे, तो ये प्रोवाइड करते थे वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, घर बनाने के लिए, ज्यादा लकड़ी की वहां पे मतलब मिल जाती, वहां पे कार्ट्स मिल जाते, ठेले बनाने के लिए, एंड चैरियट्स बनाने के लिए, यानी कि रथ बनाने के लिए, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट थी। बिसाइड्स, इसके अलावा, देयर वर आयरन ओर माइंस, तो आयरन ओर माइंस थी, मतलब आयरन ओर की जिनको खान बोलते हैं वो थी वहां पर, इन द रीजन, उस क्षेत्र में, दैट कुड बी टैप्ड, जिसको यूज किया जा सकता था, टैप मतलब यूज करना, तो आयरन और माइंस थी वहां पर जिनको यूज किया जा सकता था, टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स, मतलब जो टूल्स थे, औजार थे, वेपन्स थे, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस आयरन ओर का यूज किया जा सकता था, तो इसीलिए मगध एक इंपॉर्टेंट जगह थी। मगध हैड टू वेरी पावरफुल रूलर्स, इसमें दो बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, एक था बिंबिसार एंड अजात शत्रु, तो आपने महात्मा बुद्ध का एक टीवी सीरियल देखा होगा, उसमें आता है बिंबिसार और अजात शत्रु, तो ये वही दो लोग हैं। तो मगध दो पावरफुल रूलर थे, बिंबिसार और अजात शत्रु, हु यूज्ड, जिन्होंने यूज किया, ऑल पॉसिबल मीन्स, सारे संभव साधन, मीन मतलब साधन, पॉसिबल मतलब जो भी संभव थे, तो उन्होंने यूज किए सारे पॉसिबल मीन्स, टू कॉन्कर, विजय पाने के लिए, अदर जनपदास, दूसरे जनपदास पर विजय पाने के लिए, कॉन्कर मतलब विजय पाना, जीत हासिल करना और पराजित करना। महापद्मा नंदा, तो आपने नंदा डेंसिटी के बारे में सुना होगा, तो ये जो था महापद्मा नंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर, ये भी एक अनदर इंपॉर्टेंट शासक था। ही एक्सटेंडेड, इसने फैलाया, एक्सटेंड किया, बढ़ाया, हिज कंट्रोल, अपने नियंत्रण को, अप टू, तक, अप टू मतलब वहां तक, कहां तक, द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, तो ये जो उप महाद्वीप था उसका जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, तो वहां तक उसने अपने इस रूल को फैलाया। राजगृहा, प्रेजेंट डे राजगीर, तो आज के टाइम में जो राजगीर है बिहार में, वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, तो मगध की वो कैपिटल था फॉर सेवरल ईयर्स, कुछ समय तक। लेटर, बाद में, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र, बाद में जो कैपिटल थी वो इस राजगिरी से बदल दी, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। प्रेजेंट डे पटना, अब आपको याद आया
कि पटना पाटलिपुत्र था, तो अब उसका नाम पटना है, पहले था पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी और उससे पहले थी राजगीर। तो इसके बाद आगे है, मोर देन 2300 ईयर्स अगो, लगभग इतने साल पहले, अ रूलर, एक शासक, नेम्ड, जिसका नाम था अलेक्जेंडर, हु लिव्ड, जो रहता था इन मैकेडोनिया में, इन यूरोप में, वांटेड, वो चाहता था, टू बिकम, बनना, अ वर्ल्ड कॉन्करर, मतलब पूरा विश्व जीतना चाहता था, कॉन्करर इज विजय पाने वाला। ऑफ कोर्स, मतलब निसंदेह, नो डाउट, बेशक, ही डिड नॉट कॉन्कर द वर्ल्ड, बेशक मतलब उसने पूरे वर्ल्ड को तो पराजित नहीं किया, वो कर नहीं पाया, तो कॉन्कर इज, विजय हासिल नहीं कर सका वो पूरे संसार पर, बट लेकिन डिड कॉन्कर, लेकिन उसने कॉन्कर किया पार्ट्स ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट के कई हिस्सों को, एंड वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया को, एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर वो भारतीय उपमहाद्वीप पर आया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, रीचिंग अप टू द बैंक्स, मतलब जो किनारे थे, ऑफ द ब्यास, ब्यास नदी के जो किनारे थे वहां तक वो पहुंच गया था। When, जब, he wanted to march further eastward, तो जब वो चाहता था, मार्च मतलब आगे बढ़ना, फर्दर इज आगे, मार्च इज आगे, मार्च मतलब इन शॉर्ट बढ़ना, फर्दर इज आगे, आगे बढ़ना, मार्च फर्दर, तो किस दिशा में, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि बिहार साइड में, यूपी साइड में, हिमाचल साइड में, तो इस तरफ। तो जब वो चाहता था आगे बढ़ना ईस्टवर्ड साइड में, हिज सोल्जर्स, उसके जो सैनिक थे, रिफ्यूज्ड, उन्होंने मना कर दिया, दे वर स्केयर्ड, वे भयभीत थे, एज, क्योंकि, दे हैड, क्योंकि उन्होंने, इसको ध्यान से पढ़ेगा, दे हैड हर्ड, क्योंकि उन्होंने सुना था, दैट की, द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो भारत के शासक हैं, हैड वास्ट आर्मीज, इनकी बहुत विशाल आर्मी है, वास्ट मतलब विशाल, ऑफ फुट सोल्जर्स, मतलब पैदल चलने वाले जो सैनिक है उनकी, चैरियट्स की, रथों की, एंड एलिफेंट्स की, एक वास्ट आर्मी है, बहुत विशाल सेना है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। नीचे आप ये पढ़ ही सकते हैं, इसके नीचे पढ़ते हैं, अ क्लोजर लुक। अब वजी, अभी वजी भी कोई जगह है मगध की तरह, तो मैप में देख लीजिएगा। वाइल, कह रहे हैं जब मगध, कह रहे हैं जब मगध जो था, बिकेम अ पावरफुल किंगडम, जब वो पावरफुल किंगडम बना, उस टाइम क्या हुआ, वाजी, वाजी जो है, वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वाजी एक अलग तरह की सरकार के अंडर था। तो जब, व्हेन, वाइल, मगध एक पावरफुल किंगडम बना, तो वाजी जो था, विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, जिसकी उस टाइम कैपिटल क्या थी, वैशाली, जिसका नाम क्या आज, बिहार, तो बिहार को बोलते थे वैशाली, तो वाजी की ये कैपिटल थी। तो ये एक अलग गवर्नमेंट के द्वारा चलती थी, मतलब एक अलग तरह की सरकार वहां थी, नोन एज, जिसको जाना जाता था गण और संघ के रूप में, गण और संघ के रूप में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आगे लिखा है, इन अ गण, एक गण में या फिर संघ में, देयर वर नॉट वन, कह रहे वहां सिर्फ एक नहीं, बट लेकिन मेनी रूलर्स, बहुत सारे शासक थे, एंड ईच वन, और हर एक, वॉज नोन, को जाना जाता था, एज अ राजा, राजा के रूप में। तो बिहार जो था, तो वो उसका वजी जो था उसका वैशाली, मतलब वजी की कैपिटल थी वैशाली, वैशाली को ही बोलते थे बिहार, और बिहार में एक अलग तरह की गवर्नमेंट फॉर्म थी, जहाँ पे फॉलो होता था गण और संघ, और इन गण संघ में एक नहीं बल्कि बहुत सारे रूलर्स थे जिनको राजा के रूप में जाना जाता। दीज राजाज परफॉर्म्ड रिचुअल्स टुगेदर, ये राजा जो भी अनुष्ठान करते इकट्ठा होके करते। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, वे असेंबलीज में भी मिलते, एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करते, व्हाट हैड टू बी डन, कि क्या किया जाना है, एंड हाउ, और कैसे। तो ये हैज टू बी, हैव टू बी का एक्चुअली पास्ट है, हैड टू बी तो पैसिव वॉइस है। तो वे डिसाइड करते कि कैसे, मतलब क्या किया जाना है और कैसे किया जाना है, थ्रू डिस्कशन, वार्तालाप करके और डिबेट करके, बहस करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इफ दे वर अटैक्ड, अगर उन पर अटैक होता, ये पैसिव वॉइस है, इफ दे वर अटैक्ड, अगर उन पर अटैक होता बाय एन एनिमी के द्वारा, दे मैट, वे मिलते, टू डिस्कस करने के लिए, व्हाट शुड बी डन, कि क्या किया जाना चाहिए, टू मीट द थ्रेट, इस थ्रेट को हटाने के लिए, मतलब इससे सामना करने के लिए। हाउएवर, फिर भी, विमेन जो थी, जिसको दास, विमेन जो थी दास थे, एंड कुमा काराज, कमाकाराज,
कुड नॉट पार्टिसिपेट, तो जो ये लोग थे ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे इन दीज असेंबलीज, इन असेंबलीज में। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। इसके नीचे ये कुछ दिया हुआ है, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वजीज, ये वजी का एक अकाउंट है फ्रॉम द डिगा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। तो एक बुद्धिस्ट फेमस बुक है जिसका नाम है डिगा निकाया, उसमें कुछ चीजें मेंशन कर रखी है, विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ द बुद्धा, जिसमें बुद्ध की कुछ स्पीचेस हैं। दीज वर रिटन डाउन, ये लिखी गई थी अबाउट इतने ईयर्स अगो। तो अजात शत्रु एंड द वजीज, तो ये कुछ वहां से है, ये आप देख लीजिएगा खुद ही, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा बस छोटा सा रह गया है, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। आगे लिखा है और जो भी आप में से इंग्लिश सीखना चाहता है, अब आप इस थोड़ा सा वीडियो रहेगा, इसके बाद आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ से इंग्लिश इंप्रूव होगी तो डेफिनेटली विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन करें। आगे लिखा है राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स, पावरफुल किंगडम्स के जो राजा थे, ट्राइड, उन्होंने कोशिश करी टू कॉन्कर द संघाज, जो संघाज थे इनको कॉन्कर, इन पर विजय पाने की उन्होंने कोशिश करी। नेवरदलेस, फिर भी, दीज लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये काफी देर तक चले। लास्ट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है चलना, तो ये जो भी था जीतने का जो भी सिलसिला था इनका, तो फिर भी ये काफी देर तक चला। टिल अबाउट इतने ईयर्स अगो, 1500 साल लगभग इतना देर तक चला। व्हेन, जब द लास्ट ऑफ द गनाज एंड संगाज वर कॉन्कर्ड, मतलब जो आखिरी थे गनाज और संगाज, इनको कॉन्कर्ड कर लिया गया, पराजित कर दिया गया बाय द गुप्ता रूलर्स के द्वारा। अबाउट हुम यू विल, जिनके बारे में यू विल रीड इन क्लास चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी स्टोरी। आगे लिखा है यू आर पीपिंग थ्रू अ क्रैक इन द वॉल्स, आप झांक रहे हैं, पीप मतलब झांकना, थ्रू अ क्रैक, क्रैक जो भी दीवार पे होते हैं तो उसमें से झांक रहे हैं, ऑफ द असेंबली ऑफ वैशाली, वैशाली की असेंबली में। वेयर, जहां पर अ मीटिंग इज इन प्रोग्रेस, जहां पे मीटिंग चल रही है, टू डिस्कस वेज टू डील विद एन अटैक, कि कैसे एक अटैक के साथ डील करना है, बाय द किंग ऑफ मगध, तो मगध के जो राजा हैं उनके द्वारा अटैक होना है, उससे कैसे डील करना है, उसकी एक मीटिंग प्रोग्रेस में है और आप झांक रहे हैं। डिस्क्राइब व्हाट यू माइट हियर, आप डिस्क्राइब करो कि आपको क्या क्या सुन सकता है। तो ये था पूरा चैप्टर, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ऐप का नाम बिकम इंग्लिश चैंपियन, तो अभी ज्वाइन करके आप इंग्लिश सीखना शुरू करें। थैंक यू सो मच, और अब मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और दूसरी वीडियोस को भी वॉच करते जाएं, बहुत बेनिफिट होगा आपको आपकी इंग्लिश में।